Good afternoon, students. My name is Vishal. I'm a faculty of law at Study IQ. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. तो इस टॉपिक के अंदर वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको शॉर्ट में हम डीपीएसपी भी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स जो है दे रीड फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स की सीरीज हमारी चल रही है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को हम कवर कर रहे हैं. हमने आर्टिकल 14 को कवर किया, आर्टिकल 12 को कवर किया, आर्टिकल 19 को कवर किया, आर्टिकल 21 को कवर किया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 को कवर किया, और आने वाले समय के अंदर वी विल आल्सो कवर द आर्टिकल 32 और रिट्स का जुरिसडिक्शन या सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग इश्यूएंस ऑफ द रिट्स. अब स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप. क्योंकि जो हमारे टॉपिक है, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है, इट सेज कि रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स. अब स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, डीपीएसपीज पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में संबंध समझने में कई बार स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एंड एफआरस. तो हम शुरू करते हैं. आज क्लास के अंदर हम शुरू में इन द इनिशियल्स वी विल डिस्कस कि व्हाट इज डीपीएसपी, व्हाट आर डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. देखिए, पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस कि अगर हम बेसिक से शुरू करें कि आज के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. आज के समय स्टेट बनाई जा रही है, राज्य के द्वारा स्टेट या लोगों द्वारा स्टेट का गठन किया जा रहा है, स्टेट बनाई गई. और ऑब्जेक्टिव क्या स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट का? स्टेट किस लिए बनाई गई? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलबींग के लिए, लोगों की भलाई के लिए. क्योंकि स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके थ्रू लोगों की भलाई, लोगों की वेलबींग, लोगों के वेलफेयर को सिद्ध किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है. अब उसके लिए लोगों को कुछ अधिकार देना आवश्यक है. ठीक है, अगर लोगों के वेलफेयर की बात करें तो द पीपल शैल बी गिवन सर्टेन राइट्स. क्योंकि बिना अधिकारों के लोग जो हैं या किसी भी राज्य के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो कभी भी अपने जीवन के पूर्ण चरम तक, अगर मैं बात करूं इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट या इन द अकॉर्डिंग टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो कोई भी व्यक्ति ही कैन नॉट डेवलप, वो विकास नहीं कर सकता जब तक उसके पास कुछ अधिकार ना हो. ठीक है, जब तक राज्य उसको कुछ अधिकार ना दे तब तक व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाएगा, अपनी पूरी क्षमता को रियलाइज नहीं कर पाएगा. इसलिए राज्य के द्वारा दुनिया भर में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं. तो कुछ प्रकार के अधिकार जो है वो अलग अलग श्रेणी में बटे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो मेंशन किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के अंदर. अब अधिकार कई श्रेणी के हैं, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स. ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो डाले गए फंडामेंटल राइट्स के अंदर. अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर भी तो हमारे पास कुछ कन्वेंशन है, जैसे आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स. ठीक है, तो ये जो कन्वेंशंस है, नाउ दीज कन्वेंशंस, इनके अंदर भी अलग अलग अधिकारों की बात होती है. अधिकारों का उद्देश्य एक ही है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन अधिकार अलग अलग श्रेणी के. तो ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है, दे आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जब तक किसी व्यक्ति के पास उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार नहीं होगा तो वो अन्य किसी भी प्रकार के अधिकारों को एंजॉय नहीं कर पाएगा. जब आपको यही सिक्योरिटी नहीं है कि आपके प्राण और आपकी लिबर्टी सुरक्षित रहेगी, तो उस समय आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर लो, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक या आर्थिक सफलता हासिल कर लो, अगर आपकी प्राण और स्वतंत्रता ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी अन्य किसी प्रकार की उपलब्धियों, अचीवमेंट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता. आप बहुत शिक्षित व्यक्ति हो, आपने बहुत ही अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश किया, लेकिन राज्य ने आपके ऊपर एक झूठा केस लगाकर आपको जेल में बंद कर दिया और या फिर किसी व्यक्ति को मौत की सजा दे दी,
तो ऐसी इकोनॉमिक और एजुकेशनल अचीवमेंट का क्या फायदा जो सुरक्षित ना रह पाए। तो इसीलिए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी में डाला गया। उसी प्रकार से अन्य अधिकार, जिस प्रकार से समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, या विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं फ्रीडम्स, एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरोध में अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाए गए। उसके साथ साथ कुछ अधिकार अब ऐसे हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर प्रगति करने के लिए चाहिए, या जीवन को एक एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए व्यक्ति को वो अधिकार चाहिए, जिनको अमूमन इकोनॉमिक और सोशल राइट्स कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, कि हर व्यक्ति के पास यह अधिकार होना चाहिए कि उसको अपनी जीविका कमाने के साधन जो है वो प्राप्त हो, क्योंकि बिना जीविका कमाने के साधन के व्यक्ति जो है वो पैसा कमा नहीं पाएगा, वो धन कमा नहीं पाएगा, और बिना धन के वो अपने जीवन को किस प्रकार से चलाएगा, अपने परिवार के जीवन को किस प्रकार से चलाएगा। सो हम व्यक्ति को अधिकार है। अब डीपीएसपीस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, डीपीएसपीस बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की। तो डीपीएसपी जो है सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। अगर आप डीपीएसपी को स्टडी करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, तो आपको एक चीज आर्टिकल 37 देखने को मिलेगा। आर्टिकल 37 के अंदर जो है वो साफ साफ मेंशन है कि डीपीएसपीस को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, कोर्ट जाकर इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। मतलब अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और उनके सामने याचिका दायर करके ये प्रार्थना कर सकता है कोर्ट के सामने कि मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है, आप कृपया मुझे रिलीफ प्रदान करें। लेकिन अगर स्टेट डीपीएसपी को लागू नहीं कर रही, स्टेट अगर आर्टिकल 39 के अंदर जो डीपीएसपी बताया गया उनको लागू नहीं कर रही, तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता और कोर्ट जाकर याचिका दायर करके कोर्ट से कोई रिलीफ डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है। अभी प्रश्न यह आता है कि जब दोनों ही अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स भी अधिकारों की बात करते हैं, डीपीएसपीस भी अधिकारों की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को तो प्राइमेसी दी गई है, डीपीएसपीस को प्राइमेसी नहीं दी गई। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की, डीपीएसपी बात करते हैं कुछ ऐसे अधिकारों की जो अधिकार अगर लोगों को राज्य द्वारा दे दिए गए तो लोगों का जीवन जो है वो बहुत ही, या यूं कहो कि लोगों का जीवन जो है वो ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी, लोगों का जीवन बढ़िया हो जाएगा, वर्कर्स का, श्रमिकों का जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, समाज के अंदर जो इनइक्वालिटीज, असमानताएं हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगी, जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, महिलाएं और पुरुषों को समान रूप से वेतन मिल जाएगा, और राज्य जो है वो पूरी तरह से प्रयास करेगा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वीकर सेक्शंस है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाए। अब यह सारे जो अधिकार मैंने आपके अभी सामने बताए ये डीपीएसपीस का भाग है। ठीक है, डीपीएसपीस जो है के अंदर संविधान जो है वो हमारी सरकार को या लॉ मेकर्स को यह डायरेक्टिव दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि जब भी आप नीति बनाओ, जब भी आप कानून बनाओ, तो कानून और नीति बनाते वक्त इन डायरेक्टिव्स को, निर्देशकों को अपने ध्यान में रखो। जब भी आप कानून बनाए तो कोशिश करो कि ये निर्देश जो है जो संविधान द्वारा दिए गए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये निर्देश आपके दे शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ योर लॉ, जितना हो सके उतना। लेकिन चूंकि ये राइट्स इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, तो इनको लागू करने के लिए, इनका पालन करने के लिए कहीं ना कहीं राज्यों को थोड़ी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है, क्योंकि ये राइट्स वो आइडियल स्टैब्लिश करते हैं, डीपीएसपी वो आइडियल स्टैब्लिश करते हैं, वो आदर्श स्टैब्लिश करते हैं। जो डीपीएसपी बताते हैं कि जो आदर्श राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, कि व्यक्तियों का जीवन आदर्श तौर पर, आइडियल तौर पर किस प्रकार का होना चाहिए, राज्य आदर्श अपने कर्तव्य को किस प्रकार से पूर्ण करे कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके। दैट an ideal society can be established, जहां पर every people will have access to justice, there will be economic justice, social justice and political justice, every person will have equality of opportunity, so every person will have liberty. Now the thing here is कि the DPSPs, the Directive Principle of State Policy, I have already told you, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि they are not enforceable, वो enforceable नहीं है, क्योंकि ये एक आइडियल्स की तरफ बात करते हैं,
और आइडियल्स जो है वो एक दिन में, आदर्श एक दिन में प्राप्त नहीं किए जाते, समय लगता है। अगर कल को आप निश्चय कर लो कि आप जो है, और आप टारगेट बनाओ कि मैं दिन में इतनी मेहनत करूंगा या मैं जो है वो अपने इस लक्ष्य तक पहुंचूंगा, तो आप एक दिन में नहीं पहुंच जाओगे, आपको समय लगेगा पहुंचने में। तो इसी प्रकार से डीपीएसपी के अंदर जो टारगेट्स बताए गए हैं या जो मेजर्स बताए गए हैं वो एक ही दम से लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि राज्य को उनको लागू करने के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो इन्फोर्सेबल बना दिए जाते तो हो सकता है राज्य के पास वो क्षमता ही ना होती कि उनको लागू कर सके। तो राज्य जो है वो एक प्रकार की दुविधा में आ जाता। द स्टेट वुड हैव एंटर्ड इनटू अ कंडम वेयर DPSPs were enforceable, but the state did not have the resources to enforce them. तो इसलिए संविधान बनाने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि ये राज्य के ऊपर हम छोड़ते हैं, और ये राज्य की ड्यूटी बनती है कि समय के साथ जैसे आपके इकोनॉमिक आपकी आर्थिक परिस्थितियां सुधरें, आप इन डीपीएसपीस को अपने लॉ, कानून और नीति बनाते वक्त लागू करें। जब आप इन डीपीएसपीस को, प्रिंसिपल्स को कानून और नीति बनाने में लागू करेंगे, तो धीरे धीरे समाज के अंदर आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की स्थापना अपने आप ही होने लगेगी। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि मैंने आपको डीपीएसपीस क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि डीपीएसपीस जो है वो डायरेक्टिव्स हैं जो आइडियल्स को पूरा करने के लिए सरकार को लागू कर रहे होंगे। आइडियल्स कौन से? वो आइडियल्स जो प्रियम्बल में बताए गए हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी। तो ये सब आइडियल्स को पूर्ण करना का रास्ता क्या है? डीपीएसपी। लेकिन डीपीएसपी को लागू एकदम से इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो धीरे धीरे राज्य जो है वो बहुत सारे डीपीएसपी को कानून बनाते हुए लागू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें आर्टिकल 45 जो बात करता था कि राज्य के ऊपर ये दायित्व है, द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन और द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब शुरू में तो ये डीपीएसपी था, लेकिन 86वां संशोधन किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एनेक्टेड इन 2002, और उसके अंदर द स्टेट मेड दिस डीपीएसपी इनटू अ फंडामेंटल राइट। अभी फंडामेंटल राइट जब बन गया तो ये स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन बन गई, स्टेट को उसको लागू करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो धीरे धीरे अब उसी प्रकार से आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A बात करता है कि राज्य जो है वो व्यक्ति को जहां तक हो सके कानूनी सहायता दे, क्योंकि जिस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोर्ट केस में जुड़ा हुआ है या कोई व्यक्ति जो है वो अपना अधिकार सिद्ध करना चाह रहा है, तो कोर्ट के जरिए करेगा। कोर्ट तक जाने के लिए उसको एडवोकेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कानूनी सहायता की। और अगर व्यक्ति के पास इतना धन राशि नहीं है कि वो किसी एडवोकेट को अफोर्ड कर सके, तो वो कभी भी अपने अधिकारों को सिद्ध कर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए डीपीएसपी ने राज्य के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली कि आप कृपया कानूनी सहायता दें। लेकिन जब तक ये डीपीएसपी था तब तक इन्फोर्सेबल नहीं था। जैसे ही इसको बनाया, एक एक्ट के तौर पर लागू किया सरकार ने, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो पास किया। जैसे ही पास किया वैसे ही सरकार के ऊपर दायित्व आ गया कि सरकार जो है वो कुछ व्यक्तियों को, जिनको सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर जिनका मेंशन, वर्णन किया गया, इन व्यक्तियों को सरकार जो है वो लीगल एड देगी ही देगी। तो ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी सरकार ने लागू नहीं किए, धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सारे डीपीएस सरकार ने लागू किए। अब प्रश्न ये आता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में संबंध क्या है, क्योंकि दोनों ही अधिकारों की बात करते हैं, दोनों ही राज्य के अंदर आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय लाने की बात करते हैं। दोनों ही लोगों के या दोनों ही इस प्रकार इस चीज के लिए, इस चीज का उद्देश्य रखते हैं कि लोग जो हैं वो अधिक से अधिक तौर पर लोगों के हित को ध्यान में रखा जाए। लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि फॉर एग्जांपल सरकार ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाया, लेकिन वो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो प्रश्न ये आएगा कि डीपीएसपी को लागू किया जाए, अगर उस कानून को लागू किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा जाएगा तो वो कानून को कोर्ट द्वारा निषेध करना पड़ेगा, स्ट्रक डाउन करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न जो है वो कोर्ट के सामने बहुत बार आया। तो इस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट ने निवारण कैसे किया, आया देखते हैं। अब एक केस आया चंपकम देवराजम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस, जब इस संविधान के बहुत शुरुआती दिन की बात है, अभी संविधान लागू ही हुआ था। इस केस में क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने
अब देखिए आर्टिकल 46 डीपीएसपी है। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य इस प्रकार से प्रयास करे कि जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, वीकर सेक्शंस है, खासकर एससी एंड एसटी, उनको आर्थिक और एजुकेशनल सहायता दी जाए ताकि वो बाकी समाज के संग कंधा मिलाकर चल सके। अब आर्टिकल 46 को लागू करने के लिए मद्रास स्टेट ने क्या किया, उसने राज्य के अंदर जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उसके अंदर सीट रिजर्व कर दी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनको उनके लिए सीट्स आरक्षित कर दी गई। उस समय ध्यान दीजिएगा, उस समय आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 थे ही नहीं। 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 बाद में आए। इसका मतलब कोई फंडामेंटल राइट ये नहीं कह रहा था कि स्टेट जो है वो सीट्स को रिजर्व कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। ये अधिकार बाद में आए, फंडामेंटल राइट्स बाद में डाले गए। ठीक है, अब प्रश्न ये आया कि स्टेट ने सीट्स आरक्षित कर दी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसलिए की गई ताकि आर्टिकल 46 को लागू किया जा सके या आर्टिकल 46 को प्रमोट किया जा सके। लेकिन अब जो ही सीट रिजर्व की कास्ट के आधार पर किसी एक कास्ट के लिए, स्पेशल कास्ट के लिए, तो बाकी कास्ट के संग भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के विरोध में चला गया। साथ में आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के विरोध में भी चला गया, क्योंकि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है कि नोबडी शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि किसी भी व्यक्ति को राज्य के द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान के में एडमिशन में डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको मना नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। अब यहां पर जब रिजर्वेशन दिया गया एक खास कास्ट को, इसका मतलब उसको प्रायोरिटी दी जा रही है उस कास्ट को, दूसरी कास्ट जो है कहीं ना कहीं उसके संग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब कोर्ट के सामने प्रश्न आया कि आर्टिकल 46 को ऊपर रखा जाए या आर्टिकल 15 क्लॉज 1 या 29 क्लॉज 2 को ऊपर रखा जाए। कोर्ट ने चंपा के दुराजम केस के अंदर कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सेबल है, इसलिए हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 को ऊपर रखते हुए इस लॉ को निषेध करते हैं, स्ट्रक डाउन करते हैं। इसका मतलब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी, प्राइमेसी दी, और डीपीएसपी को प्राइमेसी नहीं दी। अब धीरे धीरे कोर्ट के इस रवैये के अंदर कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। So the court underwent a change in its attitude because the court over a period of time realized that DPSPs and fundamental rights, both of them tried to give certain rights to the people so that the welfare of the people can be achieved. दोनों ही लोकहित की बात करते हैं, दोनों ही समाज के अंदर एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि फंडामेंटल राइट्स को तो पूरी तरह से लागू किया जा रहा, प्राइमेसी मिल रही है, लेकिन डीपीएसपीस को बिल्कुल डीपीएसपीस को इग्नोर किया जा रहा है, ओवरलुक किया जा रहा है। तो कोर्ट के अप्रोच के अंदर बदलाव आया, ये देखिए, और कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आई, जैसे अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द डीपीएसपी एम्बॉडी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, तो इसलिए इनमें भेदभाव करना आवश्यक ही नहीं है। Merely because directive principles are not justiciable does not mean they are of subordinate importance. तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं डीपीएसपीस की इंपॉर्टेंस को मानना शुरू किया। नेक्स्ट, इन मिनर्वा मिल्स केस के अंदर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स बट दे आर मीन्स टू द एंड। ये फंडामेंटल राइट्स जो है अपने आप में अंत नहीं है, वो एक माध्यम है जिनका प्रयोग करके एक लक्ष्य तक पहुंचा जाना है, और वो लक्ष्य क्या है? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंदर जो डायरेक्टिव बताए गए हैं, जैसे हर व्यक्ति के पास उसकी जीविका कमाने का साधन हो, महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिले, समाज के जो संसाधन है वो कुछ लोगों के हाथ में सुकड़ कर ना रह जाए, सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। उसी प्रकार से सरकार इस प्रकार से प्रयास करे कि जो वर्कर्स हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, वर्कर्स को लिविंग वेज मिले। उसी प्रकार से समाज के अंदर जो है वो जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन पिछड़े हुए वर्गों को आगे लाने के लिए प्रयास किया जाए। तो ये सब क्या है? अपने आप में गोल्स है। इन गोल्स को पूरा कैसे किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। इसका मतलब सरकार ने फिर कोर्ट ने दोबारा डीपीएसपी की अहमियत को पहचाना। नेक्स्ट, अब कोर्ट ने क्या रवैया अपनाया? व्हाट वाज द एटीट्यूड अडॉप्टेड बाय द कोर्ट? कोर्ट ने कहा
कि हम डीपीएसपी को डायरेक्टली लागू नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू रीड डीपीएसपी इनटू फंडामेंटल राइट। हम फंडामेंटल, अब कोर्ट के पास ये पूर्ण अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया कोर्ट ने, आर्टिकल 15 को इंटरप्रेट किया कोर्ट ने। कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने का अधिकार तो शुरू से ही है। तो कोर्ट ने कहा कि वी विल ट्राई टू इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट्स इन सच अ वे कि हम डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट का हिस्सा ही बना देंगे। तो अगर डीपीएसपी को डायरेक्टली लागू नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली लागू कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब है, राइट टू लाइफ का मतलब है कि राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। अब राइट टू लाइवलीहुड एक डीपीएसपी भी था। आर्टिकल 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज ए ये कहता है कि हर व्यक्ति जो है उसको एटलीस्ट लाइवलीहुड तो मिलना ही चाहिए, उसको अपनी जीविका कमाने का साधन तो मिलना ही चाहिए। अब कोर्ट ने इसी डीपीएसपी को आर्टिकल 20A का भाग बना दिया। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब ही यही है कि व्यक्ति, ये राइट टू लाइफ के अंदर एक भाग ये भी है कि व्यक्ति को लाइवलीहुड का अधिकार प्राप्त हो। अब डीपीएसपी जो है उसको कोर्ट ने लागू करवा दिया बाय इंटरप्रेटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उसी प्रकार से कोर्ट ने आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि जो वर्कर्स हैं, श्रमिक वर्ग है, उनके राइट टू लाइफ का मतलब है, या उनका राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हैव जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस। ये जो श्रमिक वर्ग है उनकी राइट टू लाइफ जो है, उनके राइट टू लाइफ के अधिकार को इस प्रकार से परिभाषित करना आवश्यक है कि राइट टू लाइफ के अंदर एक जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस भी होगी। जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं वह परिस्थितियां जो हैं वो ठीक हों। इसका मतलब अब ये डीपीएसपी था आर्टिकल 41, 42, 43। तो कोर्ट ने आर्टिकल 41, 42 और 43 को इंटरप्रेट कर लिया एज अ पार्ट टू राइट ऑफ लाइफ ओनली। तो धीरे धीरे कोर्ट ने डीपीएसपी को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया, या फंडामेंटल राइट्स को सॉरी इस प्रकार से इंटरप्रेट किया कि डीपीएसपी को उनका भाग ही बना दिया। तो बहुत सारे डीपीएसपी को कोर्ट ने राइट टू लाइफ का ही भाग बना दिया। तो अगर राइट टू लाइफ या डीपीएसपी को कोर्ट डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकती, तो उनको फंडामेंटल राइट का भाग बनाकर कोर्ट ने कहा कि हम इन्फोर्स करेंगे। सेकेंडली, कोर्ट ने कहा कि कई बार आर्टिकल 19 के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं, डिफरेंट फ्रीडम्स, तो उन डिफरेंट फ्रीडम्स 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई हैं, उन फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारी आजादियां दी गई हैं, लेकिन वो आजादियां एब्सोल्यूट नहीं है, दे कैन बी कर्टेल्ड। लेकिन किन आधार पर? जो आर्टिकल 19 के अंदर ही आधार दिए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लॉ डीपीएसपी को लागू करने, इंप्लीमेंट करने के लिए लागू किया जा रहा है, तो हम उस लॉ को रेस्ट्रिक्शन का पार्ट ही माने। ध्यान से समझना, ये कोर्ट कहती कि अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन, अब आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम्स हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, बिल्कुल लगाई जा सकती हैं। वो रेस्ट्रिक्शन कहां पर दी गई है? आर्टिकल 19 में दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट को प्रमोट कर रही है, या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाई जाने वाली कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर डीपीएसपी को प्रमोट कर रही है, तो रिस्ट्रिक्शन को हम रीजनेबल मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार के ऊपर दायित्व है कि वो समाज के अंदर जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती हैं, जैसे शराब, उनका प्रयोग कम करे, ताकि समाज का जो हेल्थ है, समाज का जो स्वास्थ्य है, वो बना रहे। अब सरकार ने एक लॉ बना दिया कि किसी राज्य के अंदर शराब की बिक्री पर बैन। अब उस बिक्री पर बैन तो लगा दिया गया, लेकिन जो लोग शराब के व्यापार में थे उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, क्योंकि दे हैव द राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g) राइट टू कैरी ऑन ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड प्रोफेशन। अब उन्होंने वो कोर्ट गए कि सरकार ने जैसे ही बैन लगाया शराब के ऊपर, तो हमारा राइट टू कैरी ऑन ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर वो वायलेट हो गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो आपके व्यापार, शराब के व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया लॉ बनाकर, वो प्रतिबंध डीपीएसपी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, कौन से डीपीएसपी को? आर्टिकल 47 के डीपीएसपी को। दैट्स व्हाई दैट रिस्ट्रिक्शन विल बी कॉल्ड एज अ रीजनेबल। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाया जाने वाला कोई भी प्रतिबंध अगर वो डीपीएसपी को प्रमोट कर रहा है,
तो फिर वो प्रतिबंध जो है कोर्ट ने कहा वो रीजनेबल ही माना जाएगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो इस प्रकार से दोबारा कोर्ट ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि डीपीएसपी को कोर्ट डायरेक्टली लागू नहीं कर सकती, लेकिन दे कैन बी रेड और द कोर्ट कैन रीड द फंडामेंटल राइट्स इन सच अ वे टू इंक्लूड डीपीएसपीज इन देम। सेकेंडली, the court can consider any restriction which is imposed on any fundamental rights. If such restriction promotes any of the DPSP, then such restriction can be called as reasonable and valid. So students, this was the video for today. ये आज का वीडियो था जिसके अंदर हमने DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में संबंध समझने का प्रयास किया और किस प्रकार से कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स के अंदर डीपीएसपी की अहमियत को भी रियलाइज किया, माना कि डीपीएसपी भी फंडामेंटल राइट जितने ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए कोर्ट ने धीरे धीरे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स का ही भाग कंसीडर करना शुरू किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।